हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में वीडियो बनाया था एक एचसीएस के बारे में और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, और मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। ठीक है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बैच शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ, देखिए एक्चुअली मैं हूँ पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम से, ठीक है, और मैं पढ़ाऊँगा हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो हमारे साथ वही बच्चे जुड़े रहें जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश के लिए बहुत मटेरियल है, आप दिल्ली चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आपको इंग्लिश के में बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्योर ही हिंदी में पढ़ाऊँगा, टर्मिनोलॉजी वाइज हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगे, आज मैं आपको जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक तो मैंने साइंस को शुरू किया हुआ है एनसीईआरटी, और मैंने कहा था कि हो सकेगा तो मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दूं डेली। एक तो आपको वीडियो डेली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर हो सका तो मैं आपको 2 वीडियो भी डेली प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि अब मैं साइंस के साथ एक टॉपिक, एक विषय और लेकर चलूँ जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, और अगर आप एक जर्नल लाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जर्नल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि आज का जो समय है, जब तक आप अपने संविधान, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जान पाओगे। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया और एग्ज़ाम पास कर लिया, चलो बहुत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर, अपने पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर को समझकर, जो आज हमारे समाज का जो मेजर पार्ट है, जो इन चीज़ों से दूर है, आपको उन लोगों को समझाना है कि सरकार के क्या दायित्व हैं और आपके क्या दायित्व हैं, और सरकार को क्या करना चाहिए, और हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, सिस्टम के अंदर क्या गड़बड़ियाँ हैं। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना है कुछ भी चीज़ों को, आपको अपनी सोच को विकसित करना है, आपको समझना है इस चीज़ को अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि याद करोगे तो आप थोड़े दिन रहेगा फिर भूल जाओगे। जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरे डिटेल में बताया था, आपको चीज़ों को फील करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लक्ष्मीकांत बुक्स शुरू करेंगे। ठीक है, हालांकि लक्ष्मीकांत से बाहर से भी कुछ डाटा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा कि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो साइंस में मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है तो हम उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, देखते हैं कि हम कितने सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पॉलिटी में भी करेंगे, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसके क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, मेरे पहले 3 या 4 वीडियोस टर्मिनोलॉजी वाइज होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर आप सीधा डायरेक्ट पॉलिटी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे आएंगे, कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। जैसे आप सुनते तो हैं सरकार, अगर मैं आपको कहूँ सरकार क्या है तब आप चुप हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ शासन, प्रशासन, क्या है ये सब, फेडरेशन, संघात्मक, एकात्मक, संसदीय, संघीय, ठीक है, बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत, ये सब क्या है, इनका मीनिंग जब तक आपको पता नहीं होगा, इनको टर्मिनोलॉजी वाइज आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर नहीं बिठा लेंगे, तब तक आपको पॉलिटी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मेरा पहले 2 या 3 वीडियो या 4 वीडियोज़ टर्मिनोलॉजी वाइज रहेगा, फिर 5वें 6ठे वीडियो से हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको अगर पॉलिटी समझना है तो आपको इन शब्दों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए आज का जो सबसे पहला वीडियो है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजनीति और संविधान। संविधान का तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, कि संविधान क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे संविधान क्या है। ठीक है, और फिर भारतीय संविधान कैसे बना, ठीक है, उसकी क्या प्रोसेस रही, वो सारा हम डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर लगे कि हम कुछ सीख पा रहे हैं, ठीक है, या हमारे यहाँ से कुछ बन सकता है, तो आप कमेंट जरूर करें, तभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपको लगे कि हमें इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हम इससे नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप मेरे को बता देना, तो मैं ये सीरीज़ बंद कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आएगी तभी सीरीज़ को चालू रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था
और भारतीय राजनीति और संविधान। ठीक है, देखिए जब आप मार्केट में जाते हैं और जब आप कहते हैं दुकानदार को कि मुझे पॉलिटी की बुक दे दीजिए, तो आपने देखा होगा कि उस बुक के ऊपर भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजनीति और संविधान तीनों लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए तीनों लिखा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ये मानते हैं कि तीनों का मतलब ही एक ही है। ठीक है, जबकि तीनों का मतलब एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तीनों में डिफरेंस है, तीनों में क्या अंतर है वो आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, संविधान को तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पूरा। ठीक है, आज जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा राज व्यवस्था क्या है और राजनीति क्या है। क्या ये दोनों एक ही शब्द हैं या दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, इनका जब तक मतलब आपके दिमाग में जब तक आपको सामने से बिल्कुल ही दिखेगा नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज मैं आपको ना राज व्यवस्था और राजनीति का मीनिंग फील करवा दूंगा, फील। ठीक है, देखना आज के वीडियो के बाद आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझे राज व्यवस्था का मतलब नहीं पता या राजनीति का मतलब नहीं पता। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली इसको फील करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें भारतीय राज व्यवस्था या भारतीय राजनीति, ठीक है, तो दोनों के सामने क्या लगा हुआ है, राज। राजनीति में भी पहले क्या लगा हुआ है, राज, और राज व्यवस्था में भी क्या लगा हुआ है, राज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राज्य का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले राज्य का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि राज्य क्या है। ठीक है, राज्य क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट। ठीक है, राज्य क्या है, क्योंकि दोनों में क्या लगा हुआ है, सामने राज्य लगा हुआ है, राजनीति में भी राज्य लगा हुआ है और राज व्यवस्था के अंदर भी क्या लगा हुआ है, राज्य लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है राज्य क्या है। आपको मैं बता दूं, पूरे की पूरी राज व्यवस्था, पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम का एक वर्ड ऐसा है राज्य, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार यूज होने वाला संविधान के अंदर एक ही वर्ड है, वो है राज्य। ठीक है, और सामान्यतः छात्रों के अंदर या स्टूडेंट्स में या आप लोगों दोस्तों आप में क्या एक भावना रहती है राज्य को लेकर। आप लोग राज्य को समझते हैं जैसे बिहार एक राज्य है, ठीक है, हरियाणा एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन सबको राज्य मानते हैं, इन सबको स्टेट मानते हैं। माना इनका आज के वर्तमान के समय में हम इनका यूज स्टेट के रूप में करते हैं, हम इनको स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, पर राजनीति के अंदर, भारतीय राज व्यवस्था के अंदर, संविधान के अंदर राज्य का मतलब ये नहीं है। ठीक है, अगर आप इस राज्य का मतलब किसी एक बिहार या राजस्थान या हरियाणा या पंजाब तक सीमित रखेंगे तो ये वर्ड बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस राज्य का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा अर्थ है। ठीक है, तो जितने भी राजनीति शास्त्र, राजनीतिक विशेषज्ञ हुए हैं, उनका ये मानना है कि पूरी की पूरी राजनीति राज्य से शुरू होती है और राज्य पे ही खत्म होती है। ठीक है, तो राज्य आज का टॉपिक का सबसे अहम पॉइंट है, राज्य क्या है। अगर आपको राज्य समझ में आ गया तो समझो आपको 50% पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ जाएगा, 50% कॉन्स्टिट्यूशन अपना समझ में आ जाएगा। फिर तो आपको बस पढ़ना है और फील करना है सामने से, समझ गए। ठीक है, तो आज आपको ज़्यादा फोकस रखना है राज्य पे, स्टेट क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अभी जो हरियाणा के एग्ज़ाम हुए थे उनमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे बहुत हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए, जैसे कि राज्य का प्रमुख किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में था राष्ट्रपति और ऑप्शन में राज्यपाल भी था। ठीक है, तो राज्य का प्रमुख किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ऑप्शन में दोनों थे, अब बच्चे कंफ्यूज, अब क्या लगाएं, राज्यपाल लगाएं या राष्ट्रपति लगाएं। आंसर तो एक चुनना है और आंसर एक ही, क्योंकि 4 ऑप्शन है, आंसर एक ही सही होगा और आंसर दोनों सही हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि कब हम राज्य का प्रमुख एक राज्य के रूप में लेंगे, जैसे कि बिहार या हरियाणा। ठीक है, और कब हम राज्य का अर्थ एक देश के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, आपका बेस बन जाएगा कि आपके जितने भी सरकारी अधिकारी हैं ना, चाहे वो पीएन क्यों ना हो, पीएन से लेकर बड़े से बड़ा आईएएस ऑफिसर, वो सब राज्य हैं, उन सबको स्टेट माना गया है संविधान के अंदर।
ठीक है। और आप जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, जो आर्टिकल 13 है वो क्या कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित हों। तो यहाँ राज्य का मतलब आप बहुत ही व्यापक होगा। और अब देखेंगे हम कि राज्य के अंदर हम क्या क्या आएगा, ठीक है, और किन किन अंगों को मिलाकर राज्य का कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, राज्य क्या है, ठीक है। तो राज्य को लेकर सबसे पहले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनका मानना अलग था, और जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं उनका मानना अलग था। अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल थिंकर क्या होता है, जिसको बोलते हैं राजनीतिक चिंतक, ठीक है। मैं आपको एक एक वर्ड को बताता चलूँगा, ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग बताता चलूँगा कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जिस तरह हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई लोग अपने अपने थॉट्स देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थशास्त्री। इस तरह ही इसी प्रकार हमारी राजनीति के लिए भी जो व्यक्ति नए नए कॉन्सेप्ट देते हैं उनको बोलते हैं पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। और पॉलिटिकल थिंकर एक हम यूज़ करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, और एक यूज़ करते हैं हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। वेस्टर्न का क्या मतलब हुआ, देखिए हम भारत में रहते हैं, अगर हम बात करें वेस्टर्न मतलब पश्चिम, ठीक है, इसको बोलते हैं पाश्चात्य जगत, ठीक है। और पश्चिम की बात करें तो यूरोप हमारे वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ जो भी विद्वान हुए बड़े बड़े, तो पॉलिटी से संबंधित या राजनीति से संबंधित वहाँ जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए उनको बोला गया वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। तो दोनों आपने पता होने चाहिए, वेस्टर्न और इंडियन, ठीक है। और जो इंडिया के बड़े बड़े विद्वान हुए उनको क्या बोला गया, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। उसमें कौन कौन हुए, चाणक्य हुआ, ठीक है, अच्छा जी, दादा भाई नौरोजी हुए, महात्मा गांधी हुए, कई बाल गंगाधर तिलक हुए, कई हैं, एक नहीं है, बहुत हैं, अनेक हैं, बहुत महान हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें राज्य के बारे में, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ने, ठीक है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आपने नाम सुना होगा, दो बड़े ही विद्वान रहे हैं, जिसका नाम था, एक का नाम था मैकियावेली और दूसरे का नाम था प्लेटो, ठीक है। इन दोनों ने राज्य के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। मैकियावेली ने जो अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस, और प्लेटो ने द रिपब्लिक। इन दोनों ने अपनी जो पुस्तकें लिखी, अपने जो बुक लिखी द प्रिंस और द रिपब्लिक, इसमें बताया कि सबसे पहले इसमें बताया कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है। जब आप इन दोनों विचारकों की, दोनों वेस्टर्न थिंकर विचारकों की आप बुक को पढ़ेंगे या द प्रिंस या द रिपब्लिक पढ़ेंगे, तो जो पढ़ने के बाद जो भावना आती है, तो इनका मानना था राज्यों को लेकर, ये क्या करते थे, राजा को सर्वोच्च मानते थे। इनका क्या मानना था, राजा को सर्वोच्च मानते थे। किसको मानते थे ये सर्वोच्च, राजा को सर्वोच्च मानते थे, या कहें हम सुप्रीम मानते थे, ठीक है। इनके क्योंकि देखिए, हम किसी के आइडियोलॉजी को गलत नहीं साबित कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए जो मैकियावेली और प्लेटो है, इन्होंने अपने समय में जो समय देखा होगा, उन्होंने अपने समय के अनुसार वो बात कही, ठीक है। उसके बाद जब हम अगर भारत के पढ़ेंगे, चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा चाणक्य के बारे में। चाणक्य ने अपने समय में जो देखा उसके हिसाब से उन्होंने वो बात कही, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने समय के अनुसार कुछ भी कॉन्सेप्ट देता है, तो अपने समय के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार देता है, ठीक है। तो अगर राज्य के बारे में बात करें तो जो मैकियावेली और प्लेटो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि ये क्या करते थे, ये राजा को सर्वोच्च मानते थे। और एक राज्य के अंदर, एक राज्य का, यहाँ राज्य को आप क्या समझेंगे, एक देश, ठीक है। एक राज्य के अंदर राजा अकेला तो होता नहीं, क्या होता है, प्रजा भी होती है, ठीक है। तो ये प्रजा को सर्वोच्च नहीं मानते थे। देखिए इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि अगर किसी राज्य, समझ गए हो ना, राज्य का मतलब स्टेट। अभी इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, दिक्कत ना ले, टेंशन ना ले, इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे राज्य क्या है, ठीक है। आज के बाद आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझे राज्य व्यवस्था या राजनीति का मतलब नहीं पता है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर राज्य का जो विकास करना है, ठीक है, अगर राज्य का विकास करना है तो राजा कैसा होना चाहिए, राज अनुमुखी होना चाहिए, राज अनुमुखी होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, राज अनुमुखी का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी राज्य का विकास करना है, अगर किसी स्टेट या किसी देश का विकास करना है,
तो वहाँ का राजा, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर उसे अपने देश का विकास करना है, उसके लिए वो जनता पे भी क्या कर सकता है, अत्याचार कर सकता है। समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ। देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे उनका क्या मानना था राज्य को लेकर, वे मानते थे कि अगर किसी राज्य का विकास करना है, ठीक है, और उस विकास करने में अगर प्रजा अड़चन पैदा कर रही है या समस्या पैदा कर रही है, तो वो प्रजा पर भी क्या कर सकता है, अत्याचार कर सकता है। अब वो प्रजा पर अत्याचार कैसा करेगा, किस टाइप का अत्याचार करेगा, तो आपको पता है क्या करेंगे, प्रजा के पर क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, कर बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर एक बात करें अगर हम किसी स्टेट की या राज्य की, तो अगर राज्य की जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, टैक्स होता है। क्योंकि अगर हम टैक्स देते हैं तभी तो सरकारें चलती हैं, ठीक है, तभी तो हमारा देश चल रहा है अगर टैक्स देते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंक करते हैं कि अगर कोई भी राज्य विकास करना चाहता है या फिर डेवलप होना चाहता है या समृद्ध होना चाहता है, तो उसका राजा कैसा होना चाहिए, उसका किंग कैसा होना चाहिए, वहाँ का मुखिया कैसा होना चाहिए, वहाँ का हेड कैसा होना चाहिए, राज उन्मुखी। सिर्फ उसको राज्य ही दिखे, सिर्फ उसको क्या दिखे, राज्य ही दिखे, प्रजा ना दिखे, ठीक है। वो अपने राज्य के विकास के लिए प्रजा पे जितने मर्जी चाहे अत्याचार कर सकता है, ठीक है। और अत्याचार किस टाइप के हुए मैंने आपको बता दिया, वो टैक्स बढ़ा सकता है, कितना भी जबरदस्ती उनसे टैक्स ले सकता है, ठीक है। बट राज्य क्या है, इन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे इन्होंने राजा के चरित्र पे ज़्यादा जोर दिया। चरित्र मतलब कि राजा के क्या धर्म होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है। बट राज्य क्या है, राज्य क्या है, स्टेट क्या है, इसको अगर किसी ने सही ढंग से समझाया, इसको अगर किसी ने सही ढंग से समझाया, वो है हमारे महान दार्शनिक चाणक्य, ठीक है। वो है हमारे महान दार्शनिक चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, और विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त। ऐसा नहीं है कि जो चाणक्य ने राज्य के बारे में जो बात कही वो इनसे अलग थी। कुछ बातें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की आपस में मिलती भी हैं, और कुछ बातें मिसमैच भी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के एक बेस बने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखिए दोनों ही चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, दोनों ही राज्य को सुप्रीम मानते थे, ठीक है। दोनों ही राज्यों को सुप्रीम मानते थे। अगर हम राज्य की बात करें, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे मकैयावेली प्रिंस हो, ठीक है। बट हमारे चाणक्य का क्या मतलब था, चाणक्य का क्या मतलब था, चाणक्य कहता था कि जनता से उतना ही कर लेना चाहिए, जनता से उतना ही टैक्स लेना चाहिए जितना वो पे कर सके, जनता से उतना ही टैक्स लेना चाहिए जितना वो क्या कर सके, पे कर सके। या फिर जनता को उतना ही दंड देना चाहिए जितना वो सहन कर सके। चाणक्य का क्या मानना है राज्य को लेकर, कि दोनों राज्यों को सुप्रीम मानते हैं, दोनों के विचार एक जगह मेल खाते हैं, पर कहीं कहीं दोनों के विचार मिसमैच भी होते हैं। जैसे मिसमैच कहाँ होते हैं, जैसे मैच कहाँ होते हैं, मैंने बता दिया कि दोनों क्या है, राज्यों को क्या मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं, ठीक है, सर्वोच्च मानते हैं। और मिसमैच कहाँ होते हैं दोनों के विचार, अगर हम बात करें, चाणक्य कहता है कि जनता से उतना ही कर वसूलना चाहिए जितना वो दे सके, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है तो उससे ज़्यादा टैक्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है, जितना वो सक्षम होगा देने में कर उतना ही वसूलना चाहिए, ठीक है। और कहता है कि जनता को उतना ही दंड देना चाहिए जितना वो सहन कर सके। समझ में आया, जनता को उतना ही दंड देना चाहिए जितना वो सहन कर सके। क्योंकि जो चाणक्य है वो क्या करता है, राजा और वहाँ की प्लस जनता या कहें हम प्रजा, वो दोनों को सुप्रीम मानता है, ठीक है। वो क्या करता है, दोनों को सुप्रीम मानता है, वो एक को नहीं दोनों को सुप्रीम मानता है। वो राजा को मानता है और प्रजा को मानता है। अगर मैच की बात करें तो दोनों राज्य स्टेट को सुप्रीम मानते हैं दोनों। बट आपने अभी पढ़ा जो मकैयावेली है या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, वो किसको सुप्रीम मानते थे, ओनली राजा को, ठीक है। उनका मानना था कि अगर किसी राज्य का विकास करना है तो वहाँ का राजा कैसा होना चाहिए, बस वो राजा के चरित्र पर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। वो अपने राज्य के विकास के लिए जनता पर कितने भी जुल्म कर सकता है, ठीक है। बट चाणक्य है वो क्या मानता है, राजा को भी सर्वोच्च मानता है और प्रजा को सर्वोच्च मानता है। वो कहता है कि प्रजा से उतना ही टैक्स या दंड देना चाहिए जितना वो सहन कर सके या दे सके, ठीक है। देखिए पर चाणक्य के और भी विचार हैं, देखना पॉइंट, दोनों
देखना कैसे मिसमैच करेंगे। पर कैसे चाणक्य का नाम वैसे ही चाणक्य नहीं पड़ा है, देखिए वो कैसे घुमाता है परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, देखिए चाणक्य मानते हैं कि अगर विशेष परिस्थितियों में, अगर विशेष कंडीशन में या विशेष परिस्थितियों में वो अपने विचार को चेंज कर लेता है। कौन? चाणक्य। विशेष परिस्थितियां कैसे होंगी? उसका मानना है कि अगर मान लीजिए राज्य पे ही बात आ जाए, राज्य यानी अगर स्टेट पे ही बात आ जाए, स्टेट पे कैसी बात आ जाए, या स्टेट ही संकट में पड़ जाए, और संकट कैसा पड़ेगा, यानी अगर मान लीजिए चाणक्य का जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा एंगल किस एंगल से देखता है राज्य को, कि अगर मान लीजिए कुछ समय कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट ही मुसीबत में आ जाए, किसी विशेष परिस्थिति में स्टेट ही मुसीबत में आ जाए, तो वो मानता है कि हम प्रजा पर अत्याचार कर सकते हैं। तब वो प्रजा पर अत्याचार को न्याय मानता है, अन्याय नहीं मानता। ठीक है, जैसे विशेष परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं? मान लीजिए उस राज्य का राजनीतिक संकट गहरा हो जाए, खराब हो जाए, उसका आर्थिक संकट खराब हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, उसकी सामाजिक स्थिति खराब हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभी अगर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी है जब राजनीतिक संकट ही खराब हो जाए, तब राजा प्रजा पर जुल्म कर सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो चाणक्य है वो कंडीशनल बात करते हैं, मतलब कंडीशन चेंज होने पर वो अपना एंगल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और जबकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है वो एक ही कंडीशन से देखते हैं कि वो मानते हैं राजा सुप्रीम है। ठीक है, जबकि जो चाणक्य है वो क्या करता है, कंडीशन चेंज होते ही अपनी एंगल चेंज कर लेता है। समझ में आया? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि देखिए विशेष परिस्थितियां कैसे हो सकती हैं। अब तो आपको पता ही है, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर आपको पता है कि कई चीज़ें महंगी कर दी हैं। ठीक है, ये महंगी क्यों की हैं? अपने देश को बचाने के लिए, कि हमारे देश का स्ट्रक्चर बचा रहे, हमारा देश बचा रहे, हमारा राज्य बचा रहे। ठीक है, तो ये विशेष परिस्थितियाँ हैं। हमें लगता है कि हमारी पीएम है हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, या हमारी सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। ठीक है, पर जो सरकार की जो इनकम का सोर्स है वो हमारा टैक्स ही है। ठीक है, तो वो चाणक्य के अनुसार, जो चाणक्य ने राज्य कॉन्सेप्ट दिया, वो वही फॉलो कर रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में अगर राज्य के ऊपर ही बात आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया चाणक्य क्या कहता है, या चाणक्य के कुछ विचार क्या हैं। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए तो आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में कि चाणक्य का एक सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, वो राज्य के 7 अंग मानता है। ठीक है, पर हम यहाँ वो पढ़ेंगे नहीं, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम हिस्ट्री में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम वही राज्य के बारे में अगर पढ़ते हैं, उन्हीं 7 अंगों का निचोड़ हम किसको मानते हैं, 4 अंगों को मानते हैं। ठीक है, तो आज अगर हम राज्य का कंसेप्ट देखें, राज्य मतलब या कहें हम स्टेट, आज अगर हम राज्य का कंसेप्ट देखें तो राज्य का कंसेप्ट जो चाणक्य ने सप्तांग दिया था ना राज्य के बारे में, कि बताया कि राज्य के 7 प्रमुख अंग है। ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट अंग है, वो क्या क्या बताए थे वो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, बट जो आज हम वर्तमान में, आज प्रेजेंट में हम जो मानते हैं राज्य के, जो अगर बात करें कि राज्य के जो प्रमुख अंग कितने हैं, वो कितने हैं, 4, या हम कहें कि इन 4 अंगों को मिलाकर राज्य का कॉन्सेप्ट बनता है, तैयार होता है। ठीक है, अब हम उस 4 अंगों को डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि आपको वो 4 अंग समझ में आएगा ना, तभी आपको राज व्यवस्था और राजनीति समझ में आएगी। देखिए वर्तमान में 4 अंग कौन कौन से हैं, वो अगर हम बात करें, पहला है भूमि या कहीं हम क्षेत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंड या फिर एरिया। ठीक है, तो राज्य का जो सबसे पहला प्रमुख अंग है, सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख अंग है, वो है भूमि या क्षेत्र। ठीक है, भूमि या क्षेत्र या लैंड या एरिया। क्यों? देखिए आज मेरे को आप बताइए, कोई भी राज्य होगा, कोई भी स्टेट होगा, यहाँ स्टेट का क्या मतलब समझेंगे आप, देश। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ स्टेट का मतलब आप देश को समझेंगे। ठीक है, कोई भी राज्य होगा, कोई भी स्टेट होगा, आखिर कहाँ होगा, अरे भूमि पे होगा, लैंड पे ही होगा। ठीक है, उसका कुछ एरिया होगा, भूमि पे होगा, आसमान में तो नहीं होगा ना। कोई राज्य क्या आसमान में है? नहीं, कहाँ है, भूमि पर। ठीक है, और आप देखना
इस राज्य का विकास और समृद्धि पूरी की पूरी डिपेंड करती है इस पे, भूमि पे। क्यों करती है? आज मेरे को बताओ। भूमि पे ही कृषि होती है कि नहीं होती है, जिससे अनाज पैदा होता है। ठीक है, कोई राज्य कितना समृद्ध होगा या अपना विकास कैसे करेगा वो डिपेंड करता है उसके एरिया पे, उसके भूमि पे, उसके क्षेत्र पे। ठीक है, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बात बताऊं, देखिए जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे? कहाँ पाए जाएंगे? भूमि पे ही पाए जाएंगे। क्या आसमान में पाए जाएंगे? क्या मंगल पे पाए जाएंगे? क्या बृहस्पति पे पाए जाएंगे? कहाँ पाए जाएंगे? ज़मीन पे ही तो पाए जाएंगे, भूमि में तो पाए जाएंगे, मिट्टी में तो पाए जाएंगे। आज मेरे को बताओ, हमारी कृषि होती है कहाँ होती है? भूमि पे होती है। वन होते हैं कहाँ होते हैं? भूमि पे होते हैं। पहाड़ हैं कहाँ होते हैं? भूमि पे हैं। और नदियाँ हैं कहाँ हैं? लैंड पे हैं। जितने भी खनिज संपदा पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? भूमि में पाई जाती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम अरेंज करते हैं। मान लीजिए जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, इन्हीं के आधार पर कोई राज्य गरीब या अमीर होता है। जैसे आज मेरे को आज हम अगर बात करें, आपको पता है जो अर्बन देश हैं, अर्बन कंट्रीज़ हैं, उनके पास क्या था? आज वो इतने अमीर है, आज वो इतने शक्तिशाली हैं, आज इतने डेवलप हैं, वो क्यों हैं? उनके विकास का क्या कारण है? क्या है? वहाँ के प्राकृतिक संसाधन। वहाँ का प्राकृतिक संसाधन क्या है? पेट्रोलियम। मान लीजिए आज उनके पास अगर मान लीजिए पेट्रोलियम ना होता तो आज वो सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज अगर अरबियन कंट्रीज आज डेवलप कर रही हैं, आज विकसित हैं, तो उनकी जो विकसित उनकी समृद्धि का कारण कौन है? वहाँ के प्राकृतिक संसाधन। और ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन किस में आते हैं? भूमि क्षेत्र में। समझ में आया? भूमि क्षेत्र में। ठीक है, आज मेरे को बताओ, आज इसी क्षेत्र को सही से यूटिलाइज करने के लिए हमारी सरकार क्या नहीं कर रही है? ठीक है, आज इसके लिए कितनी मिनिस्ट्री काम करती है। ठीक है, राज्य को समझना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को स्पीड कम करके या फिर कम करके देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि मुझे छोटे में फैक्ट में बताना नहीं आता, मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आज मेरे को बताओ, हमारी सरकार क्या करती है? इन सब को सुरक्षित करने के लिए, इन सब को यूटिलाइज करने के लिए कितने आयोग, कितने मिनिस्ट्री का गठन कर चुकी है? आज मेरे को बताओ, जो हमारे वन हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो किस पे होते हैं? भूमि पे होते हैं। क्या वनों को यूटिलाइज करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या आज हमारे यहाँ वन मंत्रालय नहीं है? फॉरेस्ट मिनिस्ट्री काम नहीं करती? ठीक है, वन मंत्रालय है, स्पेशल वन मंत्री भी बनाया जाता है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी बनाया जाता है। ठीक है, आप देखिए जल भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, और कहाँ पाया जाता है? भूमि पर। क्या उसको सही से यूटिलाइज, उसको बचाने के लिए क्या यहाँ जल मंत्रालय नहीं है? है ना? अगर हम बात करें कृषि की, कृषि को सही ढंग से यूटिलाइज, सही ढंग से प्रोडक्शन करने के लिए क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ कृषि मंत्री नहीं बनता? ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? सरकार। ठीक है, कौन कर रही है? सरकार। ठीक है, तो राज्य का जो सबसे प्रमुख अंग होता है वो माना जाता है किसको? भूमि को। ठीक है, क्योंकि भूमि के अंदर ये सारी आएंगे। आज इतनी मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, किसको बचाने के लिए कर रही है? इसी को बचाने के लिए कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये बची रहेगी तभी तो कृषि कर पाएंगे, तभी तो वन होंगे, तभी तो जल होगा, तभी उसको सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो जो राज्य का जो सबसे प्रमुख पहला अंग माना जाता है वो क्या माना जाता है? लैंड या एरिया। ठीक है, देखिए अब देखिए, कोई भी राज्य तभी परिपूर्ण माना जाएगा, कोई भी राज्य तभी परिपूर्ण माना जाएगा जब वहाँ कुछ लोग होंगे। ठीक है, आज मेरे को, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे भूमि भी है, क्षेत्र भी है, कृषि भी होती है, नेचुरल रिसोर्स भी हैं, जल भी है, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, सब कुछ है, खनिज संपदा सब कुछ है। बट अगर इंसान ही नहीं होगा, अगर इंसान ही नहीं होगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों, सुनते जाओ, अगर इंसान ही नहीं होगा तब इसका क्या फ़ायदा? तब इसका क्या फ़ायदा? आज मेरे को बताओ, आज हम अगर अनाज को यूज़ करता है तो कौन करता है? इंसान ही करता है। ठीक है, या उसके लिए जो व्यवस्था बनाता है कौन बनाता है? इंसान ही बनाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी स्टेट के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हैं, भूमि भी है, क्षेत्र भी है, खनिज संपदा भी है, बट उसको यूज़ करने वाला कोई इंसान ही नहीं है, तब ये क्या है? यूजलेस। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो राज्य का जो दूसरा प्रमुख अंग है वो क्या है? वहाँ की जनसंख्या
जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो राज्य का जो दूसरा प्रमुख अंग है वो क्या है, वहाँ की जनसंख्या। ठीक है, इसके बिना ये यूजलेस है, इसके बिना ये यूजलेस है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताता हूँ, आपके बिल्कुल ही दिमाग में बैठ जाएगा। जो सोना था, गोल्ड था, वो पहले भी था। ठीक है, वो पहले भी था, सोना पहले भी पाया जाता था और पहले भी थे सोना। ठीक है, बट सोना आज भी है, गोल्ड आज भी है। ठीक है, पर गोल्ड आज पहले से ज़्यादा महंगा हो चुका है और डे बाय डे उसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, उसकी कीमत क्यों बढ़ रही है, आपको समझना पड़ेगा। उसकी कीमत क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप यकीन माने आप सभी यूज़ करना बंद कर दे सोना को और एकदम उसकी कीमत गिर जाएगी, उसका प्राइस एकदम गिर जाएगा। सब बंद कर दे सोना पहनना, एकदम प्राइस गिर जाएगा। कोई उसको फिर 100 रुपये 50 रुपये किलो के हिसाब से भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो जो ये है वो सिर्फ किसकी वजह से है, इसकी वजह से। ठीक है, अगर यही नहीं होगी तो ये यूजलेस है। ठीक है, आज मेरे को बताओ, क्या हमारी सरकार इसको सही ढंग से यूटिलाइज करने के लिए क्या कोई मंत्रालय नहीं बना रही? क्या कोई मंत्रालय नहीं बनाया? जैसे क्या बोलते हैं, मानव अधिकार आयोग किसके लिए है? इसी के लिए तो है। क्या इसके लिए है वो? क्या भूमि के लिए मानव अधिकार आयोग? तो किसके लिए? जनसंख्या के लिए है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा अंग माना जाता है वो है जनसंख्या। ठीक है, अब बात करें, देखिए अब जनसंख्या का मतलब हुआ एक दो व्यक्ति तो होंगे नहीं, लाखों करोड़ होंगे। ठीक है, अब जो जनसंख्या होती है, ठीक है, और इन्हीं जनसंख्या से क्या बनता है, समाज। क्योंकि व्यक्ति से क्या मिलकर बनता है, जब कई व्यक्तियों का समूह इकट्ठा हो जाता है तो वो बन जाता है समाज, और जब कई समाज इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाता है एक सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी, और ऐसे ही कई राज्य इकट्ठे होकर फिर एक देश या राज्य का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो एक व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है। ठीक है, और जनसंख्या का मतलब एक दो जनसंख्या नहीं है, लाखों करोड़ों में लोगों की जनसंख्या होती है किसी भी राज्य की। ठीक है, तो आप मेरे को बताएं, क्या ये लाखों करोड़ लोगों की विचारधारा एक जैसी होगी? क्या उनमें सोचने की क्षमता एक जैसी होगी? क्या वो एक जैसी विचारधारा से बिलोंग करेंगे? नहीं। क्या होगा? क्या वो सभी एक जैसे होंगे? सभी एक जैसे का मतलब क्या सभी अमीर होंगे या सभी गरीब होंगे, या कभी सभी सामान्य परिवार से होंगे? कुछ अमीर भी होंगे, कुछ गरीब भी होंगे। ठीक है, जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा है वो अमीर होगा, जिसके पास रिसोर्स कम है वो गरीब होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे इसमें क्या होगा, जब जनसंख्या की सब लोगों की विचारधारा अलग अलग है तो उनमें क्या पैदा हो जाएगा, एक विरोध पैदा हो जाएगा। ठीक है, और विरोध पैदा होगा तो विरोध के दो रिजल्ट निकल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को दबा लेगा। ठीक है, जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को दबा लेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन्हीं विरोधों को दबाने के लिए, इन्हीं विरोधों को ख़त्म करने के लिए, इस पूरी जनसंख्या को रेगुलेट करने के लिए, इस पूरी जनसंख्या के लिए कानून बनाने के लिए, एक पूरी जनसंख्या के लिए नियंत्रण करने के लिए हमने एक संस्था का गठन किया और उसका नाम दिया हमने सरकार। तो इसलिए जो राज्य का जो सबसे तीसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वो है यहाँ की सरकार, किसी भी राज्य की सरकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको यहाँ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो बात करें तो राज्य का जो तीसरा सबसे प्रमुख अंग माना जाता है वो माना जाता है सरकार, या कहीं हम उसको गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए आपको पता है सरकार के जो महत्वपूर्ण जो 3 अंग हैं वो हैं, पहला नाम है विधायिका। ठीक है, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग होते हैं आगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, और इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, और इसको क्या बोलते हैं, जुडिशरी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना, विधायिका, विधियायिका, विधायिका, विधि का मतलब कानून। तो जो कानून बनाने की पावर होती है वो, या कहीं हम कानून बनाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, विधायिका का, लेजिस्लेटिव का। ठीक है, और इस विधायिका के अंदर किस किस को हम ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए विधायिका किसका पार्ट है, सरकार का। सरकार किसका पार्ट है, राज्य का।
तो अब आप समझ सकते हैं कि राज्य में क्या क्या आएगा, राज्य में क्या क्या आएगा। ठीक है, हम किस किस को राज्य का अंग मानेंगे, चाहे हम डायरेक्ट माने चाहे हम इनडायरेक्ट माने। ठीक है, अगर हम भूमि को राज्य कहते हैं या किसी एरिया को राज्य का अंग मानते हैं तो वहाँ होने वाले जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं सबको राज्य माना जाएगा, सबको राज्य माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ की नदियाँ, उन नदियों में होने वाली पैदा होने वाली मछलियाँ, जीव, वो सब राज्य के ही अंग माने जाएंगे। उस राज्य में रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन वो सब क्या है, राज्य के ही अंग हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा आदमी हो। ठीक है, देखिए इसी लेजिस्लेटिव को हम कितने भागों में आगे डिवाइड करते हैं। तो अगर बात करें हम, केंद्र के लिए क्या होती है हमारी संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, और राज्यों के लिए क्या होती है हमारी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, विधान सभा। और राज्यों में एक और संस्था होती है जिसको हम बोलते हैं पंचायत, और एक संस्था और होती है शहरों के लिए जिसको बोलते हैं नगर पालिका या नगर निगम। ठीक है, ये भी क्या है, राज्य का ही अंग है। ठीक है, ये भी क्या है, राज्य के ही अंग हैं। ठीक है, देखिए विधानसभा जो कानून बनाती है वो कहाँ चलेंगे, जिस राज्य की विधानसभा ने बनाया। जैसे मान लीजिए हरियाणा की विधानसभा ने कोई कानून बनाया तो वो कहाँ लागू होगा, सिर्फ हरियाणा में ही लागू होगा, वो उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होगा। बट संसद ने जो कानून बनाया वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा और हरियाणा में भी लागू होगा और समस्त भारतवर्ष के अंदर भी लागू होगा। ठीक है, तो इस विधानसभा, इस संसद, इस विधानसभा, इस पंचायत, इस एमसी, नगर निगम, इन सबको रेगुलेट करने के लिए, इन सबको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो लोग होंगे। ठीक है, कोई ना कोई तो अधिकारी होंगे, वो सब के सब। अब मेरे को बताइए, आज इस विधानसभा के अंदर क्लर्क होते हैं कि नहीं होते हैं, पीएनस होते हैं कि नहीं होते, असिस्टेंट होते हैं कि नहीं होते, हेड होते हैं कि नहीं होते, कितने सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, इस संसद के अंदर, इस विधानसभा के अंदर, इस पंचायत में सरपंच होता है कि नहीं होता है, इसके लिए पंचायत सेक्रेटरी है कि नहीं है, एमसी है कि नहीं है। ठीक है, और पटवारी है कि नहीं है, तहसीलदार है कि नहीं है। ये सब क्या हैं, ये सब राज्य के अंग हैं, इनको सबको राज्य माना जाएगा। ठीक है, और आज का अगर राज्य का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, और जो आर्टिकल 13 है जो कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मनुष्य के फंडामेंटल राइट अफेक्ट हों, तो आप समझ सकते हो कि राज्य को, उस राज्य के अंदर किस किस को सम्मिलित किया गया है। इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया था कि राज्य का कोई छोटा मीनिंग नहीं है, बड़ा ही विस्तृत और बहुत ही बड़ा मीनिंग है। ठीक है, आज देखिए अगर हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका का मुख्य काम होता है जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उसको लागू करवाना। ठीक है, और न्यायपालिका का मुख्य काम, जुडिशरी का मुख्य काम होता है उन कानूनों की जांच करना और न्याय को सुनिश्चित करना। हालांकि आपस में खुद में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, आपको दिक्कत लेने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत समय है और बहुत ही अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं आपको, कभी भी आपके माइंड से नहीं निकलेगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, ये पूरा हम सरकार के बारे में अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, डिस्कस करेंगे कि सरकार क्या होती है। ठीक है, देखिए अगर हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका को शासन व्यवस्था के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हम बात करें, एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, इनके बारे में अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अब बस आपको एक माइंड में मैप बैठ जाए कि नाम मात्र की कार्यपालिका जैसे कि हम कहाँ पे है, ब्रिटेन में। ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका जैसे हम कहें भारत में। ठीक है, और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आएगा, जो हमारे चुने हुए व्यक्ति होते हैं, चुने हुए सांसद होते हैं। चुने हुए कौन होगा, सरपंच होगा, सांसद होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, मंत्री होगा। और स्थायी कार्यपालिका के अंदर कौन आते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट कौन होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, क्लर्क, ये सब किस में आएंगे, स्थायी कार्यपालिका में। ठीक है, क्योंकि जो नीति निर्माण, देखिए जो आपको पता है राजनेता इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं। ठीक है, वो नीति निर्माण में कैसे कोई पॉलिसी बनाएंगे, इनकी पॉलिसी कौन बनाता है, इनकी पॉलिसी इनके सचिव बनाते हैं। और सचिव कौन होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, वही रेगुलेट करते हैं इनको। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम बात करें कि जो राज्य का जो सबसे तीसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वो है सरकार। ठीक है, वो है सरकार। अब ध्यान से सुनना, राज्य के 3 अंग हो गए, भूमि, जनसंख्या, सरकार। ये सरकार भी कोई काम की नहीं है, ये सरकार भी कोई काम की नहीं है,
क्योंकि आज हमको पता है ये सारी व्यवस्थाएं किसको करनी है, सरकार को करनी है। ये सरकार भी कोई काम की नहीं है अगर इसके पास अपनी पावर ना हो, अपनी पावर ना हो। और उस पावर को नाम दिया हमने संप्रभुता, सोवरेनिटी। ठीक है, तो राज्य का जो चौथा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वो माना जाता है संप्रभुता। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ संप्रभुता का क्या मतलब। देखिए, अगर एक संकीर्ण अर्थों में आप संप्रभुता का मतलब जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने की स्वतंत्रता, खुद की स्वतंत्रता, वो किसी के ऊपर क्या हो, डिपेंड ना हो। सीधा सीधा संप्रभुता का मतलब तो ये होता है। फिर हम कभी प्रियम्बल में इसको जब पढ़ेंगे ना, प्रस्तावना में, तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी राज्य के अंदर सरकार है, जनसंख्या है, भूमि है, तो वो सरकार के पास अपनी पावर होनी चाहिए, अपनी संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, और संप्रभुता का मतलब है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने की क्षमता, स्वतंत्रता, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हुआ था। 1919 में हमारे यहाँ क्या आया, भारत शासन अधिनियम आया, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1919 का। उसमें क्या प्रोविजन किया गया, उसमें राज्यों में क्या लागू किया गया था, डायरकी, मतलब द्वैध शासन। अब द्वैध शासन क्या होता है, इसको हम हिस्ट्री में, मैं उसको पूरा क्लियर डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, द्वैध शासन कहाँ लागू किया गया, राज्यों में, मतलब प्रांतों में, प्रोविंस में लागू किया द्वैध शासन। ठीक है, फिर हमारे यहाँ 1935 में आया भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें क्या व्यवस्था की गई, जो द्वैध शासन था अब वो राज्यों से खत्म करके कहाँ ला दिया गया, केंद्र के अंदर, सेंटर में ला दिया गया। ठीक है, अब जब केंद्र में जब द्वैध शासन लाया गया तो उसमें क्या व्यवस्था थी कि केंद्र में जब द्वैध शासन आएगा तो केंद्र की एक यहाँ की चुनी हुई सरकार बनेगी। ठीक है, चुनी हुई सरकार बनेगी। तो 1935 में आया द्वैध शासन, और 1935 का जो द्वैध शासन था उसको अगर कहीं हम एग्जीक्यूट किया गया 1937 के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है 1937 में यहाँ हमें पहली बार भारत के अंदर क्या हुआ, केंद्र में चुनाव कराए गए। ठीक है, अगर हम बात करें कि केंद्र में पहली बार चुनाव कब कराए गए थे तो क्या लगाएंगे अब 1937 में। क्यों, क्योंकि भारत शासन अधिनियम जब 1935 में आया था उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो द्वैध शासन होगा वो कहाँ होगा, केंद्र में होगा, और यहाँ की एक केंद्रीय सरकार होगी जो यहाँ के लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। ठीक है, तो उसको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 1937 में पहली बार चुनाव किए गए। ठीक है, तो अगर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि पहली बार भारत में केंद्रीय चुनाव कब हुए केंद्र में, तो क्या लगाएंगे 1937 में। ठीक है, बट ध्यान रखना, बट जो ये चुनाव हुए थे हम इसको आम चुनाव नहीं कहते हैं, आम चुनाव नहीं कहते हैं। अगर हम आम चुनाव की बात करें तो वो हुए थे 1951 में पहले। ठीक है, अगर हम आम चुनाव की बात करें तो 1951 में हुए थे, बट हम इसको आम चुनाव नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जब 1937 में चुनाव हुए थे तो जो यहाँ वोट देने का अधिकार था वो लिमिटेड लोगों के पास था, वो सभी लोगों के पास नहीं था। या हम सीधा कहें, यहाँ पे जो वोट के लिए यूज़ किया गया था वो सार्वभौमिक मताधिकार को यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें किस किसी ने वोट दिया, जो उस समय पढ़े लिखे लोग थे, जैसे डॉक्टर, वकील, ठीक है, इंजीनियर, और जो जमींदार वर्ग थे, जो अमीर थे, और महिलाएं तो थी ही नहीं, महिलाओं ने तो वोट ही नहीं दिया इसमें। ठीक है, गरीब, मजदूर, किसान, इन सब ने किसी ने भी वोट नहीं किया था। ठीक है, इसी वजह से हम इसको आम चुनाव नहीं कहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम जो 1951 में हुआ था चुनाव उसको आम चुनाव कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमने वहाँ यूज़ किया था वो क्या किया था, सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, और जब संविधान सभा में ना सिर्फ एक ऐसा विषय यही था, सार्वभौमिक मताधिकार, जो बिना किसी बहस के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। इस पर कोई बहस ही नहीं हुई थी सार्वभौमिक मताधिकार पर। ठीक है, तो आप देख लेना कि अब जैसे आगे पढ़ेंगे ना कि हमारी संविधान सभा कैसे बनी, कैसे लोग बैठे। ठीक है, वो पूरा डिस्कशन करेंगे कि संविधान सभा के अंदर हमारी क्या क्या डिस्कशन हुआ था किसी किसी मुद्दे पर लेकर। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप पेशेंस रखें। ठीक है, साथ में चलें, मिलकर चलें, आपको पेशेंस रखना है, आपको बताना है कमेंट करके कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं सीरीज बंद कर दूंगा। ठीक है, देखिए, अब आपको पता है 1937 में जब सरकार बनी तो यहाँ कांग्रेस की पहली सरकार बनी थी और पंडित नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है, अब आप 1937 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, क्या वो सरकार काम कर पाई? क्या उसने कोई प्लांट लगाया?
कुछ भी नहीं लगाया। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये प्लांट लगाया और थोड़े दिन बाद वो चल नहीं सका, फेल हो गया। जितने प्लांट लगाए फेल हो गए। क्यों? क्योंकि सरकार के पास अपनी उस समय संप्रभुता नहीं थी, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। उस समय क्या था, देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल बोलते थे, ठीक है। एक तरफ एक व्यक्ति अकेला वायसराय, गवर्नर जनरल, ठीक है, और एक तरफ पूरी चुनी हुई गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, एक तरफ पूरी चुनी हुई गवर्नमेंट और एक तरफ अकेला बेचारा वायसराय, या फिर कहें हम गवर्नर जनरल, ठीक है। बट उस समय क्या था, जो पावरफुल था, जो सुप्रीम था, वो कौन था? वायसराय, ठीक है। अगर मैं बात करें, एक तरफ थी हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट और एक तरफ था वायसराय, जिसको बोलते थे गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो जो पावरफुल था कौन था? ये अकेला व्यक्ति, और जबकि ये चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। जबकि लोकतंत्र के अंदर ऐसा होता है कि जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, और जो एक गवर्नमेंट थी, जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, ठीक है। बट जो भी डिसीजन लेने की जो अंतिम शक्ति थी वो किसके पास थी? वायसराय के पास। इसलिए जो पंडित नेहरू जो भी काम करते थे उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों के साथ जो भी हमें व्यापार करना है या जो भी हमें एक्सटर्नल रिलेशन बनाने हैं, ठीक है, उसके लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ता था? वायसराय के पास, ठीक है। इस वजह से कोई भी सामाजिक या आर्थिक कार्य उस समय नहीं हो पाए। क्या वो सरकार चली? क्या वो ज़्यादा दिन तक सरकार चली पंडित नेहरू की? नहीं चली। आपको पता है ना, जब 1939 में वर्ल्ड वार लग चुका था तो बिना भारतीयों की मर्जी की वजह से भारतीयों को युद्ध में धकेल दिया गया था। तो इससे दुखी होकर पंडित नेहरू ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था अपनी सरकार से, ठीक है। फिर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो इतना, ये सब तो हम हिस्ट्री में पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ जो मेन मुद्दा है, क्या वो सरकार चली? तो इसलिए किसी भी राज्य का जो सबसे प्रमुख अंग है, तीसरा, वो है सरकार। और वो सरकार तभी मानी जाएगी जब उसके पास पावर होगी, उसके पास अपनी संप्रभुता होगी, अपने डिसीजन लेने की क्षमता होगी, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, आप 1937 से 1950 तक का इतिहास पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए कितने प्लांट लगे। और आप जब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, और उस 26 जनवरी को जब लागू हुआ उसके बाद जो सरकार बनी, उसके बाद का हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप। 1951 से 1960-70 तक नेहरू के काल का कितने बड़े बड़े प्लांट लगे। आपने पढ़ा होगा राउरकेला प्लांट, भिलाई परियोजना, कितने बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे, कितने बड़े बड़े हम बात करें डैम बनाए गए, भाखड़ा डैम बनाया गया, ठीक है। किसने बनाए? पंडित नेहरू ने तो बनाए थे उस समय, कोई और थोड़ी ना आया था बनाने के लिए। हालांकि आजकल बड़े आरोप लगते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। देखिए, ऐसा नहीं होता, ये राजनीति हो जाएगी, फिर हम कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सब काम सब करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी सरकार तब मानी जाएगी जब उसकी अपनी क्या होगी? संप्रभुता होगी या पावर डिसीजन लेने की क्षमता होगी, ठीक है। अब आपको संप्रभुता का मतलब भी समझ में आ गया, सरकार का मतलब भी समझ में आ गया, जनसंख्या का मतलब भी समझ में आ गया, लैंड का मतलब भी समझ में आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करें इस जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब आएंगे, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी अधिकारी काम करते हैं वो सब क्या माने जाएंगे? राज्य माने जाएंगे, ठीक है। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब आपको पता चल गया है कि राज्य क्या है, ठीक है। राज्य क्या है? इन्हीं चारों अंगों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनता है राज्य, ठीक है। इन्हीं चारों अंगों को एक मिलाकर जब ये चार अंग मिलाए जाते हैं तब राज्य का कॉन्सेप्ट बनता है, स्टेट का कॉन्सेप्ट बनता है। और इन्हीं चारों की व्यवस्था करना कहलाता है राज व्यवस्था। इन्हीं चारों की व्यवस्था करना, आज बताओ, आज इसकी व्यवस्था नहीं करती सरकार, आज इनके लिए कुछ कानून नहीं बनाती सरकार, आज सरकार संप्रभु है कि नहीं है? इन्हीं चारों की व्यवस्था करना कहलाता है राज व्यवस्था। आई होप आपको आप राज व्यवस्था का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। राज व्यवस्था क्या होता है? इन्हीं राज्य के इन्हीं चारों अंगों की व्यवस्था करना कहलाता है राज व्यवस्था। अब सुनना और एक्सक्लूसिव पॉइंट, अब मेरे को बताओ कि जो ये राज व्यवस्था है वो कैसे करेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? कैसे का क्या मतलब हुआ? इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नीति बनाएंगे। तो इन्हीं चार राज्य के चार अंगों के विशेष उद्देश्यों को, विशेष उद्देश्य मतलब इसके विकास के लिए
इसके विकास के लिए करने के लिए जो हम नीति बनाते हैं, इन्हीं 4 अंगों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम नीति बनाते हैं वही कहलाता है राजनीति, वही कहलाता है राजनीति। इसलिए मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो राज्य का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब तक राज्य के बारे में समझ में नहीं आएगा, ना राज्य की व्यवस्था समझ में आएगा और ना ही राजनीति समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको राज्य के बारे में समझ में आया होगा। इन्हीं चारों की व्यवस्था करना कहलाता है राज्य व्यवस्था, और इन्हीं चारों की व्यवस्था करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई जाती है, जो नीति अपनाई जाती है, वो कहलाती है राजनीति। ठीक है, अब एक थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो समझ लेना। ठीक है, जरा समझना। जो ये राज्य के 4 अंग हैं, जो ये राज्य के 4 अंग है, भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये वैकल्पिक नहीं है। ये जो 4 अंग हैं राज्य के, ये क्या है? वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी को राज्य कहेंगे, हम किसी एरिया को या किसी देश को राज्य कहेंगे, तो उसके पास ये 4 अंग होने चाहिए। मान लीजिए किसी के पास भूमि है, सरकार है, संप्रभुता है और जनसंख्या ना हो, तब हम क्या उसको राज्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वैकल्पिक नहीं है, तो ये चारों के 4 अंग उसमें होने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे, या राज्य का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये एक राज्य है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चीन में क्या हुआ कि चीन में आपको पता है, चीन का जो एरिया है वो अपना खुद का एरिया बहुत कम है। चीन ने दूसरों के एरिया को बहुत कब्जा किया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा तिब्बत, तिब्बत चीन का इलाका नहीं था। ठीक है, तिब्बत चीन का इलाका नहीं था। जो तिब्बत था वहाँ पे रहते थे ज़्यादा बौद्ध लोग। ठीक है, और उन बौद्ध लोगों में जो उसका मुखिया था वो था दलाई लामा। आपने नाम सुना होगा दलाई लामा। और इसी दलाई लामा के वजह से हमारा जो 1962 का चीन के साथ युद्ध भी हुआ था। ठीक है, वो हम फिर कभी पढ़ेंगे इसका क्या कारण था। तो दलाई लामा जो तिब्बत था वो चीन के पूरे कंट्रोल में तो नहीं था। जो तिब्बत था उसने चीन के साथ क्या संधि कर रखी थी? वो क्या था, क्या मानता था? वो कहता था कि जो तिब्बत है उसका चीन के साथ, देखिए तिब्बत और चीन में क्या रिलेशन था? स्वायत्त शासी राज्य, दिख रहा है? स्वायत्त शासी राज्य, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? स्वायत्त शासी राज्य का मतलब कि चीन का उनके साथ विलय तो रहेगा, हम तिब्बत को चीन के अंडर तो रखेंगे, चीन का हिस्सा तो मानेंगे, बट जो तिब्बत का जो तिब्बत के लोग होंगे उनकी अपनी सरकार होगी, अपनी सरकार होगी और अपनी ही एक गवर्नमेंट होगी और अपना एक एरिया होगा। ठीक है, और अपने ही वो इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो जो तिब्बत था वो स्वायत्त शासी राज्य के रूप में था चीन का, ठीक, चीन के साथ। ठीक है, बट जो चीन की जो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने इसका स्वायत्त शासी राज्य मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और तिब्बत में इलेक्शन होने वाले थे। ठीक है, तो वहाँ जितने भी आपको पता है बौद्ध धर्म के लोग रहते थे तिब्बत में ज़्यादा। ठीक है, और बौद्ध धर्म का संबंध आपको पता है भारत से है ही है, महात्मा बुद्ध से। ठीक है, तो जो तिब्बत के लोग थे, तो वहाँ जब इलेक्शन होने वाला था तो दलाई लामा का श्योर था कि वहाँ सरकार दलाई लामा की बनेगी। ठीक है, बट चीन ने क्या किया? दलाई लामा को वहाँ से निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, अब दलाई लामा कहाँ जाएगा बेचारा? दलाई लामा आ गया भारत, क्योंकि भारत ने दलाई लामा को क्या दिया? शरण दी। अब दलाई लामा अकेला तो नहीं आया था, अकेला तो नहीं आया था, उसकी जितनी भी प्रजा थी, जो उसके अनुयायी थे, वो पूरी संख्या में, हजारों की लाखों की संख्या में उसके साथ आए। ठीक है, आपको पता है यहाँ हमारे हिमाचल में रहते हैं ये लोग, जो दलाई लामा के जो अनुयायी थे, और हिमाचल में अभी रहते हैं। देखा होगा आपने, जो सर्दियों में जो स्वेटर लेके आते हैं ना, जो सर्दियों में सर्दियों के कपड़े लेके आते हैं, वो कौन है? ये इन्हीं के लोग हैं, ये दलाई लामा के अनुयायी हैं। ठीक है, जो यहाँ पर सर्दियों में हम अपने जो गर्मी के कपड़े हैं, शॉल वगैरह बेचते हैं। आपने देखा होगा वो हाथ जोड़ के उनके जो टी शर्ट होती है उन पर फोटो लगी होती है दलाई लामा की। ठीक है, अब दलाई लामा को चीन ने निर्वासित कर दिया, अब वो आ गया भारत। ठीक है, और आपको पता है भारत तो वासुदेव कुटुंब की भांति व्यवहार करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यही तो खासियत है हमारे भारत की, तभी तो हमारा भारत महान है। ठीक है, तो अब दलाई लामा आ गया
तो मान लीजिए अब दलाई लामा आया, दलाई लामा की सरकार बन गई थी वहाँ पे, कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक है। तो अब जब दलाई लामा यहाँ आ गया तो अब मेरे को बताएं, दलाई लामा प्रमुख तो बन गया, दलाई लामा की सरकार तो बन गई, ठीक है। दलाई लामा के पास जनसंख्या भी है, क्योंकि जो उसकी अनुयायी है वो क्या है, उसकी जनसंख्या। दलाई लामा खुद वहाँ का हेड बन गया, उनकी उस जनसंख्या का हेड बन गया था, तो उसकी क्या है, सरकार भी है दलाई लामा की, ठीक है। और दलाई लामा संप्रभु भी है, मतलब अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र भी है, ठीक है। क्या दलाई लामा के पास अपना एरिया था? क्या दलाई लामा के पास अपनी भूमि थी? तो किसकी भूमि पे रह रहा था? हिमाचल में। हिमाचल कहाँ है? भारत में। तो किसकी भूमि पे रह रहा था? भारत की भूमि पे रह रहा था, ठीक है। इस वजह से हम उसको राज्य नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो राज्य के जो ये 4 अंग है ये वैकल्पिक नहीं है, ठीक है। ये चारों के 4 अंग होने चाहिए, तभी हम इसको राज्य कहेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको राज्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप आई होप अब आपको राज्य का मीनिंग पता चल गया होगा, ठीक है। अगर अब भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल देना, मैं दोबारा फिर कमेंट में आपको उसका आंसर दे दूंगा या समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं बिल्कुल हम शुरू से, जहाँ हमने बात शुरू की थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि राज्य का प्रमुख किसे कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को कहा जाता है, या फिर राज्यपाल या गवर्नर को कहा जाता है, या प्रेसिडेंट को बोला जाता है, या फिर गवर्नर को बोला जाता है। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें संविधान के अंदर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, स्टेट का प्रयोग किया गया है, वो एक देश के संदर्भ में किया गया है, एक कंट्री के संदर्भ में किया गया है, ठीक है। और हम किसी देश को राज्य कब कहेंगे? जब उसके पास अपनी भूमि होगी, अपनी जनसंख्या होगी और अपनी सरकार होगी, और वो सरकार कैसी होगी? संप्रभुता वाली होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें तो इसमें से एक को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन को, ठीक है। और ऑप्शन एक ही सही हो सकता है, ठीक है। देखिए जब राज्य का प्रमुख पूछा जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका इंग्लिश का वर्जन देखना है, ठीक है। इसका क्या देखना है? इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना है। देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें दोनों लैंग्वेज होते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या लिखा होता है? हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। तो पूछता है कि हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को बोला जाता है या फिर गवर्नर को बोला जाता है, ठीक है। देखिए अगर तो स्टेट में, आप जब सबसे पहले आपको इंग्लिश वर्जन चेक करना है, अगर स्टेट में जो पहला एस होगा वो स्मॉल होगा, अगर पहला एस स्मॉल लेटर में लिखा होगा, तब तो उस राज्य का मीनिंग क्या होगा? प्रांत, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब। तब हम उस राज्य का मीनिंग क्या लेंगे? हम एक प्रोविंस के रूप में लेंगे, एक प्रांत के रूप में लेंगे, ठीक है। अगर वो इंग्लिश में उस स्टेट को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, या पहला अक्षर जो एस है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है स्टेट, ठीक है, तब हम उसका मीनिंग एक देश के रूप में लेंगे, एक राज्य के रूप में लेंगे, ठीक है। तो आई होप अब आप दोनों को समझ में आ गया होगा इसका क्या कंसेप्ट है। दोनों सही हैं, बस जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं यहाँ उनके साथ थोड़ा धोखा हो जाता है, इस वजह से वो थोड़ा एक बार इंग्लिश का वर्जन भी देख लें, उसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लें। अगर वो हेड ऑफ स्टेट, अगर एस छोटा है तो क्या लगाएंगे आप? गवर्नर, राज्यपाल। अगर एस बड़ा है तो क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये पूरा राज्य व्यवस्था क्या है, राजनीति क्या है, इसके बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको लगा कि हाँ हम कुछ सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो मैं ये सीरीज़ को आगे कंटिन्यू चलाऊंगा, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करना है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, ज़रूर बताना है कमेंट में, तभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम पूरी लक्ष्मीकांत ही ख़त्म कर देंगे, और लक्ष्मीकांत ही नहीं, 4-5 किताबों का कंपाइल, बिल्कुल ही मिक्स्ड, जो भी उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होंगी वो सब कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो शेयर लगा हो, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।